अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ठीक है बेटे। ओके, आज मैं फिर हाजिर हूँ और आज मैं लेक्चर नंबर 9 पे बात करता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 और ये भी इसी चैप्टर 13 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और उसका इंट्रोडक्शन और पीरियड नंबर 3 एलिमेंट पे कुछ ना कुछ ज्यादा बात होगी। तो उसमें लेक्चर नंबर यही टॉपिक में लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच वन इज एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाला एब्सोल्यूट टर्म्स है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टर्म से मतलब है कि किसी और के साथ कंपैरिजन ना हो। ठीक है, तो देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो, ये तो कंपैरिजन है। मेटालिक करेक्टर, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो मेटालिक करेक्टर इसमें ऐसा है कि वो क्या है, वो एब्सोल्यूट फिनोमेना है। मतलब अगर कोई एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में लूज इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लॉस करते हैं, तो मेटल है। नहीं कर सकते हैं, नहीं है लूज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Chemically, all the elements which have a tendency to form positive ion by losing electron are considered as। केमिकली एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उसको क्या कंसिडर करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी भी पहले क्वेश्चन में बात की। जब कभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाने वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो डिफिनीशन किसका है? वो बात किसकी है? वो है एसिडिक नेचर। पहला जो है, नो, इसके साथ एसिड हम लिंक नहीं करते हैं। अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल ऐसा करते हैं, लेकिन सिर्फ अल्कली मेटल के लिए भी ये बात तो नहीं है। समझ आ रही ना बात? अल्कली मेटल ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटाइन बना लेते हैं, नो डाउट, लेकिन सिर्फ अल्कली मेटल के लिए ये बात नहीं है, और भी एलिमेंट हैं जो ऐसे करते हैं। तो ये भी उस, यानी ये बड़े अम्ब्रेला में नहीं आते, ये अल्कली मेटल इनके अंदर कुछ ऐसे है। तो अब थोड़ा देखिए, इससे मुनासिब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी पे जाए तो क्या है? सी मेटल्स के बारे में बात करता है। तो देखिए, अब मेटल और अल्कली मेटल कौन सा बड़ा फिनोमेना है, कौन सी बड़ी चीज है? मेटल्स। अल्कली मेटल उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मेटल वो होते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बात की, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, केटाइन बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटल कह सकते हैं। वो मेटालिक करेक्टर है। तो सी वाला तो ठीक कह रहा है। आगे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, नो, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल तो ऐसा नहीं है। ये भी एक छोटी सी बात हो गई। यदि ये भी यूनिवर्सल बात नहीं हुई, सबके लिए बात नहीं हुई, तो ये भी लिमिटेड, ये भी लिमिटेड, ये सबसे सबके के लिए बात है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, chemically all the elements which have a tendency to form positive ion by losing electron are considered as। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है मेटल। मेरे ख्याल में आप इसके अंदर जो बात मौजूद है, ट्रिक मौजूद है, वो समझ चुके होंगे। ठीक है, इसका मतलब है एसिडिक, नो, अल्कली मेटल है लेकिन सिर्फ अल्कली तो नहीं है ना। ट्रांजिशन मेटल है लेकिन सिर्फ ट्रांजिशन तो नहीं है ना। मेटल्स, ये सारे मेटल ऐसे हैं। तो आपका जवाब इसके लिए ऑप्शन सी है, मेटल है। तो ये भी, इनमें भी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द एलिमेंट्स in the periodic table, the elements in the periodic table
कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। बड़ा सिंपल, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक के स्टार्ट में मैंने इन पे बातें की हैं मेरे पाकिस्तानियों। तो एलिमेंट को हम कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं? 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और वो किस बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं? उसका आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आता है उसके बुनियाद पे हम रखते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। तो इसका भी जवाब ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस किस्म के क्वेश्चन पे ऑलरेडी बात हो गई है। कौन से एलिमेंट की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट? इधर देखिए, अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो इस पे बात हो गई थी, यानी पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक क्वेश्चन में हमने इनको कंपेयर किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है? तो ये भी इस किस्म का क्वेश्चन था। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटेस्ट किसका हो? क्या चीज? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए, इसमें जवाब ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वजह मैंने बताई थी। ओके, अब अगर आप देखिए, शायद उसमें आई थिंक मैंने टेक ये किया था, डिस्कशन टेक किया था, और फिर मैंने आखिर में ये गलती की थी, मैंने एल्यूमिनियम को टेक किया था। वो लेक्चर नंबर 4 था इसी टॉपिक में, या 5 था, जहां हम ये डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उनके आप थोड़ा सा करेक्शन कर दें, मैंने टेक मार्क गलत किया था और एक्सप्लेनेशन मैंने टेक दिया था, लेकिन इल्म में जब मैं टेक कर रहा था तो एल्यूमिनियम को टेक हुआ था। तो हालांकि ये वाला जवाब था। ओके, आज इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है, क्या ख्याल है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरान। बोरान जो है यहां है, सिलिकॉन के ऊपर कार्बन है, नाइट्रोजन इसके ऊपर है, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है। अब यहां देख ले, क्या अगर आप इनको देखें, ये पीरियड नंबर सेकंड के है कि नहीं है? पहली बात, यस, ये पीरियड नंबर सेकंड है। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता हो कि जब मैं यहां आ रहा हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम यहां आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहां आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। अब अगर मैंने मुकाबला करना है, मैंने इस ट्रेंड को देखना है, तो मैं ऑक्सीजन कलेक्ट करूंगा। लेकिन यहां एक बात यह है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को भी देखना है। तो मैं अगर मुकाबला करूं तो इन दो का मुकाबला अच्छा हो जाएगा, इनमें से देखना होगा, ठीक है। तो मैं नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखूं तो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p3 है। 2p3 है। आप जानते हैं 1:2:2p3 है, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 2 2 3 7। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इनके बनते हैं 1:2:2 और 2p4। अब देखो, सुनो मेरे यारों और मेरे स्टूडेंट्स, समझ ले। देखिए इधर, यहां जो है यहां तक तो दोनों की बात एक ही है, 1:2:2। ये भी सेम है दोनों में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में सेम बात है, 1:2:2। यहां तक दोनों सेम है। लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं, देखो तो देखिए, ये क्या है? 2p3 है। ये क्या है? 2p4 है। आपको पता है ये पार्शल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है और ये पार्शल फील्ड है। तो जब ये
हाफ फील्ड है, ये पार्शल है। तो मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी जो है कंप्लीट फील्ड की सबसे ज्यादा होती है, फिर हाफ फील्ड की होती है, और फिर पार्शल फील्ड की होती है। और मैंने ये भी बताया था पार्शल फील्ड से हमारा मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट फील्ड ना हो और हाफ फील्ड ना हो, यानी उनमें मजीद कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, एम्प्टी भी ना हो, तो बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हम कहते हैं जनरली पार्शल फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम पी के लिए बात करें तो पी से पार्शल फील्ड से क्या मतलब है, या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर चार होंगे, या फिर पांच होंगे। तो उन सारे केसेस को हम कहते हैं पार्शल फील्ड। डी के लिए अगर जीरो है तो फिर तो है नहीं, अगर डी में पांच इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट फील्ड है, इस तीनों के अलावा बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होगा, पार्शियल फील्ड होगा। ओके, तो अब ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अब इनमें से ये भी आपको थोड़ा पता हो कि ये वाला जो है पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है पी में इस किस्म के एक में दो है और एक एक है। तो अब देखिए ये आजाद है, कंफर्टेबल है, एक दूसरे के साथ रिपल्शन नहीं है, लेकिन इनके आपस में रिपल्शन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाना है इलेक्ट्रॉन ने, यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली एक जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीजन का इजीली जाएगा, समझ आ रही बात, और इसका इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। और जब एक मर्तबा एक इलेक्ट्रॉन इनसे निकाले एक उससे निकाले, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाए, और वो किसकी इजी है, ऑक्सीजन की इजी है, नाइट्रोजन की मुश्किल है। जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप करते हैं तो यहां तो तीन रह जाएंगे, हाफ फील्ड रह जाएगा, यहां दो होंगे, तो फिर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, उससे नहीं निकलेगा। यानी मेरा मतलब ये है, समझ लो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका आसान है, ऑक्सीजन का, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फिर किसका आसान है, नाइट्रोजन का। ये क्यों, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आपको ये भी आइडिया हो, फास्फोरस और नाइट्रोजन में भी यहां फर्क है, इनमें भी यही यही सिचुएशन है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां क्या है, यहां 2p की बात हो रही है, 2p3 है, तो यहां क्या होगा, थर्ड पीरियड है ना, तो यहां 3p3 की बात होगी। इसी तरह यहां किसकी बात हो रही है, 2p4, तो यहां किसकी बात होगी, 2p के बजाय 3p4 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो कंपैरिजन है वो सेम होगा। मेरे पाकिस्तान जो मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे, तो मेरा आंसर यहां कौन सा हो सकता है, देखो ये दोनों ही हैं, ये इन दोनों में मुकाबला है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। स्टूडेंट, आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे, डिस्कशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने एमसीक्यूज ऐसे की है, टेक मार्क लगाया है, टिक मार्क क्यों लगाया है, फिर नेक्स्ट के लिए क्यों लगाएंगे, एक क्वेश्चन के साथ मजीद जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर कर देना जरूरी होता है। ओके, तो इसका आंसर हुआ ये वाला। मेरे साथ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी फायदा हो जाए, और आगे भी शेयर कर दे ताकि मजीद गरीब बच्चों को और सारे लोगों को फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।